अगर ये जगह सेफ है तो फिर सबकी ही एक इच्छा होती है कि इसी जगह दोबारा से रीस्टैब्लिश करा जाए सबको, क्योंकि एक जगह चर्चित है, एक जगह इस्टेब्लिश कर चुकी है अपने को। हम लोग ये देखते हैं कि साइंटिस्ट और स्पेशली जियोलॉजिस्ट जो प्लान देते हैं और गवर्नमेंट जो प्लान एक्टिवेट करती हैं वो कभी पूरी तरह से मैच तो होती नहीं हो सकता है। हमें ना इसमें एक्चुअली दोनों चीज़ों को देखने की ज़रूरत है जी। अगर साइंटिस्ट काफ़ी रिसर्च के बाद में जब चीज़ें बोल रहे हैं, और ख़ासकर हिमालय में जो कि एक यंग माउंटेन है, कहते हैं ना सेटलिंग प्रोसेस चल रही है। पटवाड़ी में 12 mm to 22 mm पर ईयर के रेट से भूधसाव हो रहा है और ये स्पेसिफिकली पूरी जो भागीरथी जोन है उसमें ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इस टाइम पे तो लाइफ लाइन वही झूला ब्रिज है। वो झूला ब्रिज का जो मुगवा साइड का जो एंड है उसका ना बेस अनस्टेबल होना शुरू हो गया। वो हमारी जो मैं देख करके आया हूँ वो हाई प्रायोरिटी में है कि टूटने का वेट तो हो ही नहीं सकता है। ये बात कागजों पे होती है तब तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ग्राउंड पे जाते ही सिचुएशंस बदल जाती हैं, उसमें लोग भी करते ही गवर्नमेंट हैज टू बी मेड अकाउंटेबल। सर, कैरिंग कैपेसिटी का कितना ध्यान रखा जाता है किसी भी पर्टिकुलर जगह की जब रिकंस्ट्रक्शन के बारे में या उस दिशा में जब काम किया जाता है? 2023 का सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, PIL थी अशोक कुमार राघव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें उत्तराखंड सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बाकायदा एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही कि नहीं, कैरिंग कैपेसिटी स्टडी की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लो हमारे रास्ते नहीं खुले, ऊपर के खुल गए, जो मैं कह रहा हूँ ये डबरानी के ऊपर के, लेकिन नीचे का रास्ता नहीं खुला। अब तो एप्पल कटने वाले हैं, अब वो सारी फसल तो फेल नहीं हो सकती। 2013 में ऐसे हुआ था, तो उसके लिए टेम्पररी कैसे हम स्टॉक्स बना सकें, हाउसेस बना सकें, होते हैं ना कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पे कि फिलहाल ये रखे जा सकें, सो दैट इसको हम बचा के रख पाए। एक बड़ी और भी चीज है, वहाँ पे इतना मलबा है, इतना मलबा हटा के आप डालोगे कहाँ पे? पहाड़ में वही लिमिटेशन है। कभी क्या है कि नमामि गंगे तो कहता है तो ये गंगा, लेकिन हमें ये तो जरूर समझना है कि पहाड़ों में अगर रहना है तो हमारे पास लिमिटेड जगह हैं जिनमें हम प्लान कर सकते हैं। कितना टाइम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गाड़ी थ्रू हो पाएगी पूरा गंगोत्री तक? नमस्कार, बारामासा पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से बारामासा के सभी दर्शक देख रहे हैं कि धराली में आई आपदा को हम ग्राउंड से कवर कर रहे थे और अब उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए उत्तराखंड सरकार ने जिम्मेदारी दी है कर्नल कोठियाल जी को। कर्नल कोठियाल जी आज हमारे साथ बारामासा के स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बारामासा में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। कर्नल कोठियाल के यूँ तो कई परिचय हैं। वो एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर रहे हैं, उनको कीर्ति चक्र मिला है, उनको शौर्य चक्र मिला है, उनको माउंटेनियरिंग के लिए जाना जाता है, उनको जाना जाता है माउंटेन वॉरफेयर के लिए। इंडियन आर्मी का जो पहला बैच एवरेस्ट चढ़ा था वो उसके मेंबर रहे हैं, एवरेस्टर हैं। और आर्मी के एक डेकोरेटेड और एक सफल करियर के बाद उनका एक पॉलिटिकल पहचान भी है। वो पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से CM कैंडिडेट थे और वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। और सबसे नया अपडेट ये है कि केदारनाथ में जिस तरह से रिकंस्ट्रक्शन उन्हीं की लीडरशिप में हुआ था, वैसी ही जिम्मेदारी उनको धराली के लिए भी दी गई है। सर, अभी आप ग्राउंड से होकर आए हैं, तो पहला सवाल तो ये कि धराली की स्थिति आपने जैसी ऑब्जर्व की वो कैसी है और मेजर चैलेंजेस क्या हैं अभी ग्राउंड पर? देखो, धराली या पूरे हिमालय की अगर बात करूं, स्पेसिफिक उत्तराखंड हिमालय की, डिज़ास्टर तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं अपनी। खासकर जब बरसात होती है तो अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे कोई ना कोई ट्रेजिडी हो रही है। बट साथ में ये भी है कि हम लोग पहाड़ के रहने वाले हैं, पहाड़ छोड़ के हम जा नहीं सकते। नेचर से चैलेंज भी नहीं हम कोई एक तरतीब बना सकते हैं उसकी। तो हमें तो तरीका ये देखना है कि कहीं अगर डिज़ास्टर आ रहा है तो उससे कुछ सीखें, अगली बार के लिए अपने को प्रिपेयर करके रखें। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जो डिज़ास्टर होने के बाद में करी जाती हैं, उनको ना टाइमली और लोगों को मोटिवेट करके समय पे अगर पूरा कर पाएँ तो मेरे को लगता है कि हम इसके बीच में एक अपनी तरतीब बना पाएंगे। देवी देवता जहाँ हमारे थात होते हैं, जहाँ लोग बड़े विचार से आते हैं, वहाँ पे रहने में हमको
चैलेंजेस में भी एक कंफर्टेबल जोन बनाने का तरीका बनेगा। राइट। तो अभी सर धराली में क्योंकि हम लोग खुद भी ग्राउंड पर थे, हमारी मुलाकात भी हुई थी हर्षिल में, तो एक तो हर्षिल अपने आप में चैलेंज बना है ड्यू टू द लेक फॉर्मेशन। आप खुद भी उस स्पॉट पे भी गए थे जहाँ पर हर्षिल हिल्स नाम का वो होम स्टे था, वहाँ आपने भी विजिट किया, उसके एप्पल ऑर्चर्ड में पानी आ गया है। तो अभी अब रिकंस्ट्रक्शन वर्क जो आगे के लिए प्लान किया जा रहा है उसमें प्रायोरिटीज़ क्या हैं? धराली में किस तरह का रिकंस्ट्रक्शन वर्क की दिशा में काम करने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, और आगे हर्षिल वाले इलाके में किस तरह के काम की ज़रूरत है? ये ना एक डिज़ास्टर जो आया है, मतलब इसके इफेक्ट जो हैं वैली में 3-4 जगह पे हुए हैं जी। पर हम उस विश्लेषण को छोड़ करके अगर इसमें जाएं कि धराली मेन है जहाँ पे कि एक टाउनशिप, एक हैबिटेट जो था, लोगों ने जो 20-25 साल में अपना एक अस्तित्व बनाया था, वो सारा का सारा तकरीबन ज़ीरो हो गया है, ख़त्म हो गया है। लेकिन साथ में ये है कि अब क्योंकि हमें वहाँ पे रिहेबिलिटेशन करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं जैसे आप कह रहे थे। जी। तो मेरे को जो एक चीज़ समझाई गई है उसमें यह है कि वहाँ पे कुछ सबसे पहले तो ह्यूमन डेथ्स हुई है। अब डेथ्स तो अभी हम डिक्लेयर नहीं कर रहे क्योंकि जब तक बॉडी नहीं मिलती है, हो सकता है कई लोग मिसिंग कई बार मिल भी जाते हैं, लेकिन जो मिसिंग है सबसे पहले तो उनको इसलिए ढूंढना जरूरी है कि एक इंसान है तो इंसान के अंदर ना हमेशा भावना होती है कि मेरे जो थे परिजन वो या उनके मॉर्टल रिमेन्स मिल पाएँ। उसके बाद में जो लोग वहाँ पे आज जिनको डिज़ास्टर का इफेक्ट आया है, चाहे उनके घर टूटे हैं, चाहे उनके वहाँ पे मार्केट में दुकानें होती थी, चाहे उनके एप्पल ऑर्चर्ड्स होते थे, उनका मार्केट होता था, उसे कैसे उनकी भावना को समझ करके, उनकी ज़रूरतों को समझ के और डिज़ास्टर के इफेक्ट को देख करके, क्योंकि वो जगह पे डिज़ास्टर आ भी चुका है, कैसे उनको रिहेबिलिटेट करा जाए। तीसरा है ये ना एक मेन हाईवे है जी। और ये मेन हाईवे है गंगोत्री धाम को कनेक्ट करने वाली। इतने सारे लोग दुनिया भर से जो आते हैं, अभी 1 महीने के बाद में बरसात कम हो जाएंगी, दोबारा से यात्रा की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी, उसको कैसे ध्यान दिया जाए। और चौथा है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि आर्मी के साथ में हमको प्लान करने की ज़रूरत है, वो है कि यही रोड है जो कि हमारी तिब्बत चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करती है। तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है, टोटल स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो इन 4-5 फैक्टर्स को देखते हुए हमें वहाँ पे जो हमारी हाईवे है, हाईवे को दोबारा से रीस्टार्ट करने का प्लान तरीका बनाना है। उस हाईवे को रीस्टार्ट करने में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले तो धराली के ऊपर बहुत सारा मलबा आ गया है जी। जिसे हम बोलेंगे कि रन आउट जोन, ऊपर से आया और रन आउट हो गया यहाँ पे, तो वहाँ पे सारा मलबा है। उससे कोई 3-4-5 किलोमीटर पहले पहाड़ के हिलने से, नदी में मलबा इकट्ठा होने से एक जगह पे बड़ी झील बन गई है जी। उस झील का इफेक्ट ये हो गया है कि एक तो रोड पूरी उस पर सबमर्ज हो गई है, और नदी जो है वो अपना इम्पैक्ट हर्षिल टाउनशिप जो उसके साथ जुड़ी हुई है, अब ज़्यादा उसकी तरफ उसका प्रेशर आ गया है। फिर कुछ डिस्ट्रक्शन ना नीचे हो रखा है, जैसे वहाँ से ही कोई 20-25 किलोमीटर पहले डबरानी के पास में वहाँ पे रोड की कंडीशन खराब है। तो अब इन चीज़ों को एक तो हमें रोड कनेक्टिविटी को देखना है, उसके साथ में फिर हमारे पास जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, मैन पावर रिसोर्सेज, आर्मी की रिसोर्स है, ITBP की है, NDRF, SDRF, इन रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपर ऑप्टिमली यूटिलाइज करा जाए बॉडीज़ को ढूंढने के लिए, इन यात्रों को खोलने के लिए। एक और रिसोर्स है, वो है ये अपना बॉर्डर रोड्स। तो यात्राओं को खोलने के लिए फिर प्लान कैसे करा जाए कि प्रायोरिटी कैसे हो हमारी। मान लो हर से इसके धराली के ऊपर इस टाइम मलबा आ रखा है, अभी पूरा मलबा शायद हटाने का ना बनता नहीं है, अभी इतना उसमें करा जाए कि इस सीज़न के लिए 4 धाम यात्रा कंटिन्यू करवा पाएँ हम, ताकि मैसेज बड़ा सारे यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जाए, और जैसे ही शीतकालीन सीज़न शुरू होता है तब हम उसको पूरे तरीके से मलबे को हटाएं, और साइंटिस्ट और जो हमारे एडवाइज़र्स होते हैं उनसे थोड़ा एक कंसिडरेशन उनकी भी लें कि कैसे इस जगह को सेफ बनाया जाए। और उसी के साथ में फिर हमें लेक को हटाने की ज़रूरत है, जो लेक फॉर्मेशन हो गई है, देखने में बड़ी डेंजरस लगती है, लेकिन उसका कुछ तरीका इस प्रकार से कि या तो मशीन से करा जाएगा, मशीन अगर अभी वहाँ पे जाने के लिए जगह स्टेबल नहीं है तो फिर मैनुअली करा जाएगा, मैनुअली में घोड़े खच्चर का यूज़ करके, और जैसे पुराने तरीके होते हैं कुछ वैसा करा जाएगा। नीचे जो डबरानी वाला एरिया है वो इस टाइम पे कंसिडर करने वाला है, क्योंकि पहाड़ों में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि
लिमिटेड आपका अप्रोच है, नदी है, दोनों तरफ पहाड़ हैं, उसी में रोड है। अब उसमें कितना आप कैसे जा सकते हो उसको थोड़ा देखने की जरूरत है। और वहाँ पे तो स्पेसिफिकली वो लोहारी नागपाला जो प्रोजेक्ट बंद हुआ उसके जहाँ टनल ओपनिंग्स हैं उसके पास में ही पूरी रोड वॉश आउट हुई है और वो बिल्कुल आप भी वहाँ से पैदल होते हुए ही लौटे हैं। रोड वहाँ से वॉश आउट हो गई है और रोड के ना साथ में जो अप्रोचेज हैं उसमें अगर आप कटिंग करने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल इस टाइम नहीं है। और दूसरा अभी बरसात का सीजन भी चल रहा है जी। और जैसी बरसात खत्म होगी तो यात्रा शुरू हो जाएगी, तो ये टाइम फैक्टर को देखते हुए आपको प्रायोरिटाइज करनी है अपने प्लान्स को। जी सर, इसमें आपने जो प्रायोरिटीज़ बताई उसमें एक सबसे पहले आपने ये कहा कि जो वहाँ पे ह्यूमन रिमेन्स हैं, जो बॉडीज़ हैं, उनको एक्सकवेट किया जाए। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अभी 5 तारीख को आपदा आई थी, आज 15 अगस्त है, लगभग 10 दिन हो चुके हैं, सिर्फ एक बॉडी ही रिकवर हो पाई, वो भी शुरू में मिल गई थी। वो भी शुरू में मिल गई थी। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क, और क्योंकि आपने ग्राउंड पे देखा है, हमने भी देखा है कि वो लगभग 50 फीट के करीब मलबा है, उसमें से क्या एक्सकवेट करना पॉसिबल होगा? देखो, एक्सकेवेट का तो अटेम्प्ट तो हमें करने हैं, ढूंढने का तो तरीका हमें करना ही है। उसके ना कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों को हमने ट्राई करना है। उन्हीं तरीकों में अगर बॉडी मिलती है तो वो एक बेनिफिशियल है। फिर बॉडी मिलने के बाद वो किस कंडीशन में होगी उसका फिर वो टेस्ट होंगे कि ये है किसकी, क्योंकि हमें तो मोर्टल रिमेन्स भी जब बनते हैं वो डिक्लेयर करते हैं तो ये सब भी करने की ज़रूरत है। पर कुछ तरीके हैं, लास्ट आदमी कहाँ पे देखा गया था, कुछ लोग इनमें से ना, जैसे एक जगह पे 8 लोग थे टोटल जो लोकल गांव वाले थे, उनमें से 3 जब एक जगह जिनकी वहाँ पे मतलब जो दबे हैं उनमें से 2 लोग भाग के भी निकले। तो लास्ट लोकेशन क्या थी उनकी, उस जगह पे जब खोदा जाएगा तो देखा जाएगा कि ओके, लाल रंग की एक आपको दीवार या लाल रंग का कुछ दिख रहा है, सीमेंट का मलबा, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ओके ये फलाने की कॉटेज थी, ये इस जगह पे है। तो ये ना सारे हिट एंड ट्रायल होते हैं, पर इन्हीं में होता है कि ठीक है आप लास्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद जो बॉडी जो मिली थी वो किस जगह पे थी, उसके बाद में उसको फिर वो कोई जिगजैग मेथड होते हैं, कहीं ट्रेंचिंग करनी पड़ती है, मलबा एज इट इज़ हमें साफ करने की ज़रूरत है काफ़ी हद तक। उसी बीच में ये वाली प्रोसेस भी चलती रहेगी। और कुछ साइंटिफिक तो हैं तरीके, लेकिन 100% तो वो नहीं हो पाते हैं। कहीं पे होते हैं वो डॉपलर से भी चेक करा जाता है, लेकिन अब इतने दिनों के बाद में थर्मल बॉडी से जब गर्मी निकलती है ना, तब आइडेंटिफाई होता है कि ये आदमी की बॉडी है या किसी जानवर की है। तो वो सब चैलेंजेस तो हैं, पर उन्हीं चैलेंजेस के बीच में पोस्ट डिजास्टर तो ऐसे ही काम होते हैं। सर, इस बार जब आप होके आए तो रिहेबिलिटेशन के लिए क्या कुछ जगह आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके पास थी कि जिस जगह पे आया है, जैसे हम देखते हैं कि वो पूरा फ्लड प्लेन है। अभी मेरे हाथ में जो रिपोर्ट है ये हाल ही में डॉक्टर नवीन जुयाल और डॉक्टर हेमंत ध्यानी ने एक पेपर लिखा है, और ये दोनों ही हाई पावर कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी 2013 में, और 2019 में जो हाई पावर कमेटी बनी थी 4 धाम रोड वाइडनिंग के, दोनों जो इसके ऑथर्स हैं उसके मेंबर रहे हैं। तो इन्होंने इस पे भी, इसमें जो स्पेसिफिकली चीज़ें दी गई हैं, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। लेकिन क्या अभी कुछ जगह आइडेंटिफाई की हैं कि जिन लोगों के घर, दुकानें या सारा कुछ जो उनका पूरे जीवन भर की पूंजी थी वो जो बह गई है, तो उनको कहाँ रिहेबिलिटेट किया जाए, इस दिशा में अभी कुछ सोचा गया है? देखो, क्या है कि वहाँ पे ना मैं काफ़ी लोगों से मिला जी, तो उसमें जिस टाइप की जो रिक्वायरमेंट आ रही है अभी मिली जुली है जी। एक तो सबसे पहले सबकी ये भी चिंता है कि क्या इस एरिया में दोबारा तो नहीं आएगा कहीं से ये जो जैसे ये आया मलबा और पानी इसके साथ मिक्स होकर के। अगर ये जगह सेफ है तो फिर सबकी ही एक इच्छा होती है कि इसी जगह दोबारा से रीस्टैब्लिश करा जाए सबको, क्योंकि एक जगह चर्चित है, एक जगह इस्टेब्लिश कर चुकी है अपने को। अब उसमें भी इस जगह से कुछ लोगों की इसलिए रिक्वायरमेंट आती है कि मान लो अभी ना कुछ दिनों के बाद में एप्पल्स का अब वो कटने का सीजन शुरू हो जाएगा। तो कुछ एप्पल ऐसे होते हैं जो यात्रा के टाइम पे लोग ना वहीं पे लोकल बेचते हैं। कुछ वहाँ पे गोभी बड़ी अच्छी होती है, प्लम्स का भी इन्होंने नया एक शुरू करा है तो वो भी बिकना शुरू होता है। तो उनका कहना यह है कि करीब 1-1.5 करोड़ का तो यहीं पे जो लोग बैठते हैं बेचने के लिए उनका ना वहाँ बिक्री हो जाती है। तो मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ लोकल मार्केट सा एक बन गया है। फिर उसके बाद में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पूरा घर दबा हुआ है, कुछ हैं जिनका घर दबा नहीं है लेकिन टूट गया है, कुछ ऐसे हैं जिनका ना पूरा ही का पूरा वॉश आउट हो गया है। जिनका वॉश आउट हो गया उनके पास ऑल्टरनेट कहीं ना कहीं ज़मीन है,
कुछ लोग हैं जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, तो ऐसे में कहीं सोच आती है कि शिफ्ट कर दिया जाए उनको लंका में। लंका थोड़ा सा आगे हो गया। कुछ का होता है कि ठीक है, जहाँ हमारी ज़मीन है वहाँ पे कर दिया जाए। कुछ की ये भी चिंता है इस टाइम पे कि अभी कुछ दिनों के बाद में जैसी बरसात रुकेगी ना, तो यहाँ पहाड़ का ऑल्टीट्यूड काफ़ी है, वहाँ पे 7-7.5 हज़ार, एकदम से ठंड आ जाएगी। अभी तो बाहर रह रहे हैं वो टेम्परेरी उसमें, तो उनको अगर हैबिटेट जहाँ पे भी बनाया जाएगा या सेटल करा जाएगा, तब तक के लिए उनका क्या होगा। कहीं पे अगर उनको सेटल आप एक साथ करोगे तो वहाँ पे कुछ टाइम के बाद में पानी का अरेंजमेंट, ये जो सैनिटेशन कंडीशंस हैं, अब ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनके बीच में उन लोगों से बात करके, ये जो हमने साइंटिस्ट हैं इनको इनपुट्स दे करके कि ऊपर की कंडीशन क्या है, जहाँ से कि ग्लेशियर कहते हैं कि ग्लेशियर होता था या जहाँ से भी सैलाब नीचे आया है जी, और उसके साथ में फिर ये प्लान बनाए जाएंगे। कोई मेरे नज़र में ये धराली ना 2 पार्ट में है। तो एक को बोलेंगे हम पुराना धराली, एक को बोलेंगे नया धराली। डेथ हो रखी है नए धराली के सब लोगों की, और जो डिजास्टर का जो डैमेज हुआ है, मटेरियल डैमेज, वो पुराने धराली का हो रखा है। तो अब इन दोनों के बीच में ही कहीं देखना है कि लोगों का भी सेटिस्फैक्शन इन द सेंस कि जो इतने टाइम में उन्होंने धराली को एक बागवानी कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया है, इंटरनेशनल उसमें आज वहाँ के सेफ फेमस हो गए, वहाँ के जो लोग रिवर्स आने शुरू हो गए, वो कैसे हम दोबारा से कर सकते हैं। सर, मैं जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा था उसमें कुछ प्रोविजंस मैं देख रहा था, क्योंकि ये सारा एरिया जो है भागीरथी को सेंसिटिव जोन में आता है, तो उसके जो बायलॉज हैं उसमें एक पॉइंट बहुत क्लियरली ये मेंशन्ड है कि द कैचमेंट एरियाज ऑफ ऑल स्प्रिंग्स शैल बी आइडेंटिफाइड एंड कंजर्व। देयर शुड बी ए साइंटिफिक प्लान फॉर रिजुविनेशन ऑफ ड्राइड वाटर स्प्रिंग्स। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन ड्रॉन अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बैन डेवलपमेंट एक्टिविटीज एट और नियर दीज एरियाज। अब जबकि हम देखते हैं कि ये पूरा जो एरिया है जो वॉश आउट हुआ है, ये एग्जैक्टली उसी पे था, ये उसी फ्लड प्लेन पे था जहाँ 2013 में भी आपदा आई थी, और बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स इस पे कंस्ट्रक्ट कर दिए गए थे, जो हम उन विजुअल्स में भी देख रहे हैं जो बह रहे हैं। तो इस ऐसी ही स्थिति दोबारा ना हो, इसको कितना ज़्यादा ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है। आप एज ए मतलब, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि साइंटिस्ट और स्पेशली जियोलॉजिस्ट जो प्लान देते हैं और गवर्नमेंट जो प्लान एक्टिवेट करती हैं, वो कभी पूरी तरह से मैच तो होता नहीं हो सकता है। तो इसके बीच में मतलब कैसे रास्ता निकाला जाए, क्योंकि जैसे इसी का एक पॉइंट और भी है, देयर शुड बी ए बैन ऑन न्यू कंस्ट्रक्शंस विद इन 100 मीटर फ्रॉम मिडिल ऑफ द रिवर। ये मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ये नियम है, लेकिन हम देखते हैं कि यही शर्त धराली में पूरी नहीं होती थी, और जो जितने स्ट्रक्चर्स बहे हैं वो उस प्रॉक्सिमिटी में आते थे जिसमें क्लियरली ये लिखा है कि यहाँ नहीं होने चाहिए। हमें ना इसमें एक्चुअली दोनों चीज़ों को देखने की ज़रूरत है जी। अगर साइंटिस्ट काफ़ी रिसर्च के बाद में जब चीज़ें बोल रहे हैं, और ख़ासकर हिमालय में जो कि एक यंग माउंटेन है, बिल्कुल कहते हैं ना सेटलिंग प्रोसेस चल रही है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, जब मैं पहली बार एवरेस्ट गया था 2001 में, एवरेस्ट की हाइट थी 8848 मीटर्स। जब मैं 2012 में एवरेस्ट गया तो उसकी हाइट थी 8850 मीटर्स। तो कहीं पे पहाड़ उठ रहा है, कहीं सेटल हो रहा है, उसी के बीच में कहीं हमें जब देखना है तो हमें साइंस का जो आज डेवलपमेंट है उसको भी कंसिडर करना है और ह्यूमन एंगल को भी देखना है। अगर हम वहाँ से मान लो लोगों को हटाते हैं तो हमारे पास पहाड़ों में कितनी जगह होती है, या तो हम देहरादून लेके आएँ या किसी प्लेन एरिया में लेके आएँ, उसके भी एक स्कोप एक लिमिटेड ही होता है। लेकिन उसके साथ में दूसरा ये है, जो जैसे डॉक्टर नवीन जुयाल और ये डॉक्टर हेमंत दयानी, इनका भी जो पॉइंट है इसको भी देखने की जरूरत है। अब उसी बीच में हमें ये देखना है कि मान लो यही जो वैली है जिसपे ये जो रादर जो नाला है, रीएंट्रेंट है जो नदी का, उसमें जो ये आया है सैलाब, कई बार क्या होता है इनको, जैसे हम बोलेंगे सड़क पे होता है ना कि आगे स्कूल है तो स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, तो अगर आगे हैबिटेट है तो फिर वहाँ पे कोई एनर्जी डेसिपिएटर्स लगाए जाते हैं, कोई तरीका बनाया जाता है। उससे कितना हम अफेक्ट लेकर के चल सकते हैं कि ये पूरा सेफ है। 100% सेफ्टी तो कभी नहीं ली जा सकती। अब उन्हीं के बीच में जो रिहेबिलिटेशन प्लान है ना, सबसे बड़ा चैलेंज ही वही है कि उसे बनाया कैसे जाए, और उसी को देखने के लिए मैं कई लोगों से डिस्कस भी कर रहा हूँ, इनसे भी डिस्कस करूंगा जी। अभी मैं आज वाडिया इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं, आज उनके साथ भी मैं काफी देर बैठा हूँ। अच्छा। यही चीज समझने के लिए NIM के 2 इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पे हैं, दीप शाही और शिवराज, उनको मैं बोल के आया हूँ कि तुम ऊपर जाओ और जाकर के ना फोटोग्राफ लेकर के आओ कि क्या ऊपर था, क्या किन चीज़ों का असर आएगा, उसी के बीच में करके और फिर देखने की ज़रूरत है कि कितना यहाँ पे हम डेवलपमेंट का प्लान बनाएं। डेवलपमेंट से मेरा मतलब कंस्ट्रक्शन का, कितने लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो डेंसिटी को रिड्यूस करा जाए। कई बार तो ये भी होता है ना, अगर
किसी जगह पे डेंसिटी बहुत हाई है तो ट्रेजिडी मतलब डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि सडन जब होता है तो वो सारा का सारा डिस्ट्रक्शन होता है। अगर डेंसिटी लो हो तो प्रोबेबिलिटी भी सेफ्टी की भी रहती है और उसी के बीच में करना है। तो यही चैलेंज है जिसको कि आज मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरे कुछ एक्सपीरियंस हैं, अगर लोगों की बातें सुन सकूं तो उससे समझ पाऊंगा। जैसे मैं आप यहाँ से मैं अगर शेयर करूंगा तो बहुत सारे लोग देखेंगे भी। गांव वालों का ना एक बड़ा अच्छा इनपुट था। वो कहते हैं ये जो नदी है, इस नदी की हमेशा ये रही है कि कई बार जब पानी आता है इसमें थोड़ा थोड़ा, तो पानी से ना एक स्टिंक सी आती थी। और वो स्टिंक इसलिए आती थी, जो लोगों का सोचना है कि ऊपर पानी काफ़ी टाइम जब इकट्ठा रहता होगा उसमें ना कुछ मटेरियल, ये जो केमिकल्स होते हैं जो मिट्टी में है, कुछ लकड़ी के टुकड़े, ये सड़ते होंगे, तो वो स्मेल आती थी। कहते इस बार जब इतनी बारिश हो रही थी इस नदी में पानी नहीं था, तो ये समझ में नहीं आया कि पानी क्यों नहीं है दिख रहा नदी में। कहते हैं अब हमें समझ में आ रहा है कि इसका मतलब पानी एक्यूमुलेट हो रहा था ऊपर। लोकल की नॉलेज होती है ना, और वो एक्यूमुलेशन जो था वो सडनली फिर ब्लास्ट हुआ होगा। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनको कि हमें डिस्कस करके, और एक स्पेसिफिक कोई डिजाइन नहीं बनाया जा सकता है। वी हैव टू प्लान कि इस घर की ये डिजाइन होगा, इसकी ये सोच होगी, कहाँ के कैसे accordingly, वो लेकर के। तो ह्यूमन एंगल को भी देखना है, और दूसरा जो आज हमारे को साइंस ने इतनी डेवलपमेंट करके जो चीजें बता रखी हैं उनको भी जरूर समझने की जरूरत है। सर 2020 में एक स्टडी हुई थी उस पर्टिकुलर स्पेशली भटवाड़ी वाले एरिया की। भटवाड़ी के, हालांकि भटवाड़ी धराली से काफ़ी दूर है, लेकिन क्योंकि जो वॉश आउट हुआ है पूरा एरिया, उसका एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव है वो भी। और वहाँ पे इस स्टडी के अकॉर्डिंगली भटवाड़ी में जो जिस रेट मतलब 12 mm to 22 mm पर ईयर के रेट से भू धसाव हो रहा है, और ये स्पेसिफिकली ये पूरी जो भागीरथी जोन है उसमें ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज से डील करते हुए, और फिर लेकिन हमारे पास जैसा आपने जिक्र भी किया कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की जगह है, बॉर्डर एरियाज हैं, हमें सड़कें भी ऑब्वियसली चाहिए। तो उन दोनों के बीच में कैसे तालमेल बैठाया जाए, क्योंकि एक इन्हीं लोगों ने, डॉक्टर नवीन जुयाल लोगों ने एक ऑल्टरनेटिव डीपीआर तैयार की थी जब 6000 जिस डीपीआर में 6000 पेड़ों के कटान की बात हुई थी फॉर दी चारधाम प्रोजेक्ट। तो एक ऑल्टरनेटिव डीपीआर इन्होंने बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप बजाय कि इन 6000 पेड़ों को काटने के, आप रिवर साइड में एलिवेटेड कॉरिडोर्स वगैरह बना सकते हैं, उस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो ओपिनियंस हैं इनकी चर्चा तब होती है जब कोई डिज़ास्टर हो चुका होता है, जैसे हम आज कर रहे हैं। तो अभी लेकिन समय है, क्योंकि अभी रिकंस्ट्रक्शन में ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट पे मैं आपसे ज़्यादा बात इसलिए भी करना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी रिकंस्ट्रक्शन वाले काम को आप देख रहे हैं, तो कितना कंसिडर किया जाना चाहिए इन पैमानों को, ये सबसे क्रूशियल टाइम है शायद उसको डिस्कस करने का। नहीं, बल्कि मैं बोलूँगा कि हमें ना ये टेक्निकल चीज़ों पे ही ज़्यादा डिस्कशन करना चाहिए जी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं साइंटिस्ट हूँ, बट एक चीज जरूर है कि एज NIM प्रिंसिपल जो मैं 5 साल रहा और केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन जो देख रहा था ना जी, उसमें मेरे को बहुतों के साथ डिस्कशन करने के मौके मिले और कुछ बेसिक समझ में आती हैं, एक साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं, लेकिन ऐसी चीजें सोचने के लिए जो जैसे डिजास्टर के बाद में करना चाहिए। जैसे आपने बोला भटवाड़ी, तो मेरे को ये समझाया गया था कि कई बार जैसे हिमालय, जैसे मैं कह रहा था कि सेटलिंग प्रोसेस में कई जगह धसाव हो रहे हैं, कई जगह, लेकिन क्योंकि पानी ही सडनली वैली में बहुत तेज आ रहा है या कहीं पे हाई डेंसिटी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से डिजास्टर हो गया। तो हमें ना ये समझने की ज़रूरत है, अगर तो धसाव हो रहा है तो उस जगह तो आपको दोबारा से रीसेटलमेंट प्लान को प्लान करना ही नहीं चाहिए जी। जैसे ये एक जोन बनता है उत्तरकाशी में भटवाड़ी, केदारनाथ वैली में जैसे आप गुप्तकाशी जाते हो तो गुप्तकाशी से पहले रामबाड़ा और गुप्तकाशी, इसमें भी एग्जैक्टली अगर लाइन कोई बनाए तो वो लाइन आती है जो सेटल हो रही है नीचे। ऐसे ही वहाँ पे बद्रीनाथ वैली में हिलंग जगह हो गई, और ऐसे पिथौरागढ़ का थोड़ा सा एरिया, तो ये ना एक लाइन है पूरी। इन जगहों पे अगर कहीं सेटलमेंट को दोबारा से रिहेबिलिटेट करने की बात हो तो वो तो कोई लॉजिकल नहीं है, क्योंकि आप घर दोबारा बनाओगे या सेटल करोगे फिर टूटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन दूसरी जगह ये वाला जो इसका जो इफेक्ट है वो दूसरी जगह जब आप प्लान करो, जैसे धराली, वहां पे आपको देखने की जरूरत है कि किन कारणों से दोबारा ये जगह डेंजरस हो सकती है। सेटलिंग प्रोसेस से डेंजरस हो रही है या वो ढलान की वजह से जहाँ पे दोबारा से हाई एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर कैन कन्वर्ट इनटू सेम टाइप ऑफ डिजास्टर। तो दोनों को प्लान और सोचना वही एक अच्छा
विचार और तरीका होना चाहिए कि नवीन सर भी बैठे हैं, ध्यानी जी भी बैठे हैं और मैं भी बैठूं और आप हमारे डिस्कशन कराओ, चाय पिए और फिर विचार से ना चीज़ों को एक लेकर के आए शेप में। इस तरीके से ही मेरे ख्याल से हिमालय पे हमें चीज़ों को लेके चलना चाहिए। जी। धराली में सर जितने लोगों के घर और दुकानें चली गई हैं, मार्केट प्लेसेस चले गए हैं, जैसा आपने बताया कि अभी फ़िलहाल तो टॉप प्रायोरिटी तो ये है कि रोड किसी तरह कनेक्टिविटी पहले बनाई जाए और 4 धाम में से एक धाम जो हमारा ब्लॉक है अभी गंगोत्री का, उस तक खोला जाए। मतलब वो और साथ में बॉडीज को भी ढूंढना, दोनों ना एक साथ साथ साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं। जी। ये नहीं कि एक ही आदमी पहले रोड बनाएगा और उसके बाद वो करेगा। दो पार्टीज अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। बॉर्डर रोड्स जो है वो रोड को कर रही है और साथ में जो SDRF NDRF है वो ये अपने सर्च डॉग्स होते हैं और जो कुछ अपने हाई कैलिबर जो लेबर्स होते हैं उनको यूज करके टीम बना के साथ में दूसरी कार्रवाई भी चले। ये मेरा मतलब है उसका। अच्छा, इन दोनों में सर केदारनाथ का पूरा काम क्योंकि आपकी लीडरशिप में हुआ, वहाँ में और धराली में कुछ मेजर सिमिलैरिटीज या कुछ मेजर डिफरेंसेस आपने आइडेंटिफाई किए हैं जो या कुछ मेजर चैलेंजेस जो अलग अलग हैं या जो सिमिलर हैं दोनों में? मेरे को लगता है एक तो केदारनाथ में भी पीछे चोराबाड़ी ताल थी, केदारनाथ में भी ऊपर ग्लेशियर थे, केदारनाथ से भी वो माउंटेन पीक्स का ना एक जैसे बेस बोलेंगे वो शुरू होता था, वैसा ही यहाँ पे भी है। थोड़ा छोटा बड़ा दोनों में से कोई हो सकता है। यहाँ पे भी ऊपर ग्लेशियर थे, यहाँ पे बल्कि वो एक पहाड़ है उसका बेस कैंप होता था, भाई मेरे को नाम याद आएगा। NIM के पहले हमारे कोर्सेज भी जाते थे यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर एक जगह है जिसे छोटी छोटी ना ताले हैं, तो उसको 7 ताल का एरिया बोलते हैं, 7 ताल का एरिया बोलते हैं। तो ग्लेशियर तकरीबन यहाँ पे कहीं खत्म होते थे, यहाँ पे भी वो ताले हैं, ग्लेशियर हैं। अब सिमिलैरिटी तो है, खाली बस केदारनाथ और यहाँ पे फर्क ये है कि केदारनाथ एक संकरी वैली में, जहाँ वैली खत्म होती है वहाँ पे था, और वो 18-19 किलोमीटर का रास्ता जिसमें कोई और हैबिटेट नहीं था। ये जो है ये एक रोड जो पहले बन चुकी है, पुराने जमाने में जब पाथवे होते थे वो जो उसके ऊपर सेटल्ड है। और यहाँ की हाइट और केदारनाथ की हाइट में बहुत फर्क है। केदारनाथ से 11,000 समथिंग, यहाँ की 7,500। तो ये फर्क तो है। बाकी कुछ चीज़ें कॉमन है। हिमालय है वो सेटलिंग प्रोसेस जो है, टाइम यहाँ पे एक लिमिट होता है काम करने का। लोगों का एक सिस्टम जो है वो यही है कि गर्मियों में ऊपर रहते हैं, सर्दियों में नीचे आते हैं, चाहे देवी देवताओं की वजह से, चाहे अपने रोजगार की वजह से। तो कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं। रिकंस्ट्रक्शन के लिहाज से क्या चैलेंजेस सिमिलर हैं दोनों में? रिकंस्ट्रक्शन के हिसाब से केदारनाथ को खाली एक रिलीजियस प्लेस को लेकर के चला जाएगा। ये जो जगह है यहाँ पे लोकल रिलीजन भी है, जैसे वहाँ पे कल्प केदार का मंदिर है यहाँ पे। फिर उससे ज़्यादा क्योंकि पहाड़ के लोग ना बहुत ज़्यादा कई अपने ट्रेडिशनल्स मेले उनकी वजह से भी संगठित रहते हैं, तो वो भी यहाँ का एक इलाके का एक अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक इसी के राइट ऑपोजिट अगर नदी नहीं होती तो दोनों एक जैसे ही गांव होते, वो है मुकबा, जहाँ पे कि गंगा मैया का वो शीतकालीन जो हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ का ये भी है कि ये रोड जो है वैसे भी खुली रहनी पड़ेगी साल भर, क्योंकि ये हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को, नॉट इंटरनेशनल, अपना जो बॉर्डर है उस पर जा रही है। तो ये फर्क तो है। यहाँ पे आसपास काफ़ी गांव भी हैं, तो ये वाले डिफरेंसेस हैं। इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे ये फैक्टर्स जो मैं बोल रहा हूँ ये सब कंसिडर करने की ज़रूरत है, तभी इसको नेशनल हाईवे भी बोला जाता है। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक चीज़ और नोटिस की सर, मुकबा का जिक्र है। मुकबा से धराली जो वो झूला पुल है उसकी भी स्थिति लगातार ख़राब हो रही है, और SDRF वालों से हमारी बात हो रही थी तो उनका भी एक कंसर्न यही था कि अभी तो सारा राशन वगैरह मुकबा से घोड़े खच्चरों में या मैनुअली वहाँ पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि मेन हाईवे तो अभी भी सबमर्ज्ड है। तो इस बारे में भी कोई ऑल्टरनेट प्लान्स हैं कि अगर उस पुल को कुछ होता है तो एयरलिफ्ट करने के अलावा और क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखो, एयरलिफ्ट तो वैसे भी ना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि एयरलिफ्ट तो अगर करके हम प्लान करें तो फिर तो हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, और मौसम खराब हो गया तो क्या करेंगे। इस टाइम पे तो लाइफ लाइन वही झूला ब्रिज है। उस झूला ब्रिज का जो मुगवा साइड का जो एंड है उसका ना बेस अनस्टेबल होना शुरू हो गया। वो हमारी जो मैं देख करके आया हूँ वो हाई प्रायोरिटी में है कि टूटने का वेट तो हो ही नहीं सकता है, अभी से उसको ना आपको सेट करना है। उसमें ये समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जो मैं देख के आया हूँ उस ब्रिज के ठीक ऊपर
एक छोटा सा एक पानी की धारा आती है मुगबा गांव के बीच से। इस टाइम तो थोड़ा सा पानी भी जो कि हमारी जान को बचाता है हमेशा, वो नुकसानदायक है। उसको दिशा देनी है ताकि वो उस जगह पे ना आ सके। उससे क्या हो रहा है, जमीन ना और अनस्टेबल हो रही है। फिर दूसरा जो धराली है, धराली में जब मलबा आया तो इसने नदी को मुखबा की तरफ फोर्स दे करके पुश कर दिया। उसी की वजह से नीचे झील भी बनी है। क्योंकि इसने पुश कर दिया है मलबे ने, नदी को वापस लाने की जरूरत है। और उसका तरीका बड़ा सिंपल है कि आपको मलबे को हटाना है ताकि नदी अपनी वापस जगह पे आ सके। नहीं तो तब तक नदी दोबारा से पुल के उस वाले एंड में जो एबटमेंट है उसको हिट कर रही है बुरी तरह से। कहने के लिए पत्थर है वहां पे बेस में, लेकिन कितनी देर तक सेव करेगा पानी का जो वो फोर्स है। वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है इस टाइम पे मेंटेनेंस के लिए। बाद में होगा ये अपना झील कम होगी जो अर्थिल में बन गई है, हाईवे बनेगी, पर ये ब्रिज तो दोबारा बनना तो बहुत मुश्किल है अगर एक बार टूट गया तो। हाँ, और काफी पुराना ब्रिज है। पुराना ब्रिज है, बड़े अच्छा अगर देखा जाए तो बड़ा साइंटिफिक। इसमें तो आप वो देखो ना, ब्रिज हिल भी नहीं रहा है हवा चलने से। इतने उसके किनारे वो लूज हो गए, फिर भी ब्रिज ना स्टेबल है। होता है ना वो एक एरोडायनेमिक शेप, वो एरोडायनेमिक शेप अभी भी मेंटेन है। उसके जो बेस एबटमेंट बना रखे हैं कितने अभी भी देख करके कितने स्ट्रांग लग रहे हैं वो, कि वो सबमर्ज भी हो गए काफी मलबे में, लेकिन उसके बाद भी वो पूरे पुल को मेंटेन करके बैठे हैं। और वही अभी लाइफलाइन भी है। वो लाइफलाइन है। सर, कैरिंग कैपेसिटी का कितना ध्यान रखा जाता है किसी भी पर्टिकुलर जगह की जब रिकंस्ट्रक्शन के बारे में या उस दिशा में जब काम किया जाता है? मतलब अब वही है, नवीन सर वगैरह जो हैं ये यही वाली तो बात करते हैं। कहते हैं कुछ तो कैरिंग कैपेसिटी भी होती है। बिल्कुल। हमें कैरिंग कैपेसिटी सिंपल सी एक वो है। मैं अभी जब गया था वहाँ पे धराली में, तो 5 तारीख के बाद अभी तक तो काफ़ी ना वो सेटल भी हो गया है, हार्ड भी हो गया है। लेकिन उसके बाद भी कुछ जगह पे हमारे पाँव धस रहे थे। तो जैसे हम बर्फ़ में जाते हैं तो जब पाँव धसते हैं तो हम क्या करते हैं, जो अपना जूता है ना, जूते से बड़ा, जैसे ये होता है बैडमिंटन का रैकेट होता है, टेनिस का रैकेट, उसे बोलते हैं ट्रगर शू, वो पहनते हैं। तो वो क्या होता है, वो बहुत बड़ा सा हो जाता है, तो सरफेस एरिया आपका रिड्यूस कर रहा है। तो अब ऐसे वाले कोई कंस्ट्रक्शन के तरीके जिसमें कि सरफेस एरिया पे लोड ज़्यादा ना है, घरों की हाइट्स को एक तरतीब से बनाया जाए, मटेरियल जो यूज़ करा जा रहा है वो क्या बोलते हैं हल्का हो, और डेंसिटी एक जगह पे ज़्यादा ना हो, स्कैटर्ड हो। ये हमारे आर्किटेक्चरल प्लान में उस विलेज की जो टाउनशिप है उसके जो डेवलपमेंट के जो तरीके हैं उसमें देखने की ज़रूरत है। जो ऊपर से पानी आ रहे हैं, पानी हर जगह ना फैले, सही तरतीब से हमें उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि पानी खुद ही जो कम उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी उसको और रिड्यूस कर देता है, उसको वो जो सॉगी बॉगी बनाकर। तो वो सब देखने एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन, मतलब जब ये बात कागजों पे होती है तब तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ग्राउंड पे जाते ही सिचुएशंस बदल जाती हैं, उसमें लोग भी करते हैं अकाउंटेबल। गवर्नमेंट हैज टू बी मेड अकाउंटेबल। हाँ, ये गवर्नमेंट जो है ना, उनको तो जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, 100% तय होनी चाहिए। नहीं तो फिर तो कोई काम, ये डिस्कशन के कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल। मैं और ये स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ सर, 2023 का सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, PIL थी, अशोक कुमार राघव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें उत्तराखंड सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बाकायदा एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही कि नहीं, कैरिंग कैपेसिटी स्टडी की कोई आवश्यकता नहीं है, और जितना गवर्नमेंट कर रही है उतना ही सफिशिएंट है। तो ये प्रैक्टिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं जब किसी पर्टिकुलर जगह पे साइंटिस्ट और तमाम एनवायरमेंटलिस्ट इस बात को उठाते हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह की अकाउंटेबिलिटीज फिक्स नहीं हो पाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो है ना रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, अभी मेरे को नहीं पता वो किस कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला, लेकिन ये जरूर है कि साइंटिस्ट और जो प्लानर्स हैं सबको साथ में बैठ करके प्लान बनाना है, जो कि अभी बोलना तो बड़ा आसान है, वो हो ही नहीं पाता है। अगर वो चीज़ें अच्छे तरीके से होंगी तो हर किसी की इच्छा है, साइंटिस्ट की भी इच्छा है, प्लानर की भी इच्छा है कि अच्छा टाउन एक डेवलप हो, पर वो करने के लिए तो हमें इन सबको जिम्मेवार बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। और ये फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट भी उत्तराखंड में है अपना 2012 का, ये भी सर स्पेसिफिकली यही कहता है कि, और इनफैक्ट नमामि गंगे जो अभी मौजूदा केंद्र सरकार ने 2016 में जब ये लेके आए थे, तो इसमें भी स्पेसिफिकली यही बात कही थी। और गंगा के बारे में तो विशेष तौर से ये कहा गया था कि वहाँ पे किसी भी तरह का वेदर परमानेंट और टेम्परेरी फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और एनी अदर पर्पज इन रिवर गंगा, बैंक ऑफ रिवर गंगा और इट ट्रिब्यूटरीज और एक्टिव फ्लड प्लेन एरिया ऑफ रिवर गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसमें नो पर्सन शैल कंस्ट्रक्ट एनीथिंग। ये स्पेसिफिकली नमामि गंगे भी कहता है।
नहीं, बट कभी क्या है कि नमामि गंगे तो कहता है तो ये गंगा, लेकिन हमें ये तो जरूर समझना है कि पहाड़ों में अगर रहना है तो हमारे पास लिमिटेड जगह हैं जिनमें हम प्लान कर सकते हैं। हम खाली इसी चीज़ को इसलिए लेके नहीं चल सकते कि जब कोर्ट के सामने या जब ये जो एनजीटी है या जो इन्वायरमेंट को देखते हैं उनके सामने जिस आदमी ने रखा होगा, चाहे वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्या तो वो ठीक से नहीं रख पाया। अगर वो ठीक से रखेगा और समझाएगा तो फिर ऐसी चीज़ें एकदम से हमेशा लागू होने के लिए नहीं आएंगी। लागू भी होने की ज़रूरत है, ये भी देखने की जरूरत है कि पहाड़ में हमारी लिमिटेशन जो है उन लिमिटेशन को भी कंसिडर करा जाए। पर हमारे पूर्वजों ने बहुत स्मार्टली सर सब कुछ किया था। जैसे धराली में भी अभी हम देखते हैं तो जो पुराना एकदम एक्सट्रीम पुराना सेटलमेंट है वो सेफ है, उसको नुकसान नहीं हुआ। ऐसा ही हमने केदारनाथ में भी देखा कि केदारनाथ में भी 1960s के बाद वाले जो कंस्ट्रक्शंस हुए थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। बाकी मंदिर अपने आप में सुरक्षित रहा वहाँ, और अन्य जगह भी, मतलब जो बाकी अन्य जगह तो वहाँ कुछ होता ही नहीं था। केदारनाथ में तो सिर्फ पंडे रहा करते थे और बाकी लोग भी, आज भी वहाँ डोली जाती है तो वो उतनी श्रद्धा से नंगे पैर ही उसको लेके जाते हैं और उससे वो वापस आती है। तो लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में ये जो अचानक से डेवलपमेंट के नाम पे कंस्ट्रक्शंस करने शुरू किए हैं, अब हालांकि हम ये भी नहीं कर सकते कि वापस वैसा ही समाज एक्सपेक्ट करें जो 1950 में रहा करता होगा, लेकिन हम अगर ये देखें कि सिर्फ साइंटिस्ट जो बात बोल रहे हैं, एक्चुअली वही बात हमारे पूर्वज भी बोलते थे किसी और फॉर्मेट में। दोनों चीज़ों के बीच में ही हमें वो बनाना है, साइंटिस्ट की बात भी सुननी है और पहाड़ की जो एक है ना कुछ कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं, उन लिमिटेड एरिया फॉर कंस्ट्रक्शन, लिमिटेड एरिया फॉर मूवमेंट। जैसे एक चीज़ होती है पहाड़ में, ये कहा जाता है कि जो रास्ते बनते हैं, रास्ते हमेशा ऐसे बनने चाहिए कि कोई वैली है तो वैली में ना दोनों तरफ जनरली पहाड़ों की एक रेंज होगा। अब केदारनाथ की अगर हम बात करें तो मैंने ही रामबाड़ा के ऊपर रास्ता मंदाकिनी नदी क्रॉस करके और राइट साइड में करा, नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड का पूरा टूट चुका था। लेकिन अगर आप उसी को देखो, जब बर्फ पड़ती है तो दोनों पहाड़ों में पड़ेगी। जब ये अपना सूरज की रोशनी आती है तो ना ऐसे करके जब उठती है तो पहले पड़ेगी लेफ्ट साइड में जहाँ पे कि ओरिजिनल रास्ता था, लेकिन ओरिजिनल रास्ता तो वो चल नहीं पाएगा। इस वाले में आपको दबा के बर्फ कटिंग करनी पड़ती है, लेकिन जब तक वो स्टेबल नहीं होगा तब तक आपको राइट में लाना पड़ेगा। अदरवाइज पहाड़ में रिकमेंडेड ही लेफ्ट साइड था, बट वो रिकमेंडेशन को अब आप यहाँ पे ना वो लाइन को नहीं ले सकते कि साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं। उसको ये देखने की जरूरत है कि अभी कंडीशन क्या है। ऐसे ही यहाँ पे भी जो मुखबा है गाँव, मुखबा से पहले एक ट्रैक जाता था, अभी भी जाता है, जिसमें कि डोली को ना पैदल लेके जाते थे। ये जाता है वो जालंग, और जालंग से फिर आगे जाके क्रॉस करते हैं दोबारा से हाईवे की तरफ। अगर इस रास्ते को देखो तो ऑल्टरनेट रास्ता भी बोल सकते हैं इसको। आज गंगोत्री घाटी में धराली वगैरह ये सब नदी से जब ऊपर जा रहे हैं ट्रैक में तो राइट साइड में है। यहाँ पे वैसे भी ठंडा ज़्यादा होगा, यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी तो देर में होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ वो सूरज की रोशनी, वहाँ से भी एक रास्ता बनाने की ज़रूरत है। दोनों जगह स्विच ओवर करने की ज़रूरत है। उसमें कोई बोल सकता है कि आप पहाड़ को ज़्यादा काट रहे हैं, लेकिन अब कंडीशन ये है कि देवी देवताओं को तो हम छोड़ नहीं सकते, अपने बॉर्डर को भी नहीं छोड़ सकते। लोगों को भी हमें कोशिश करनी है कि एक तरफ तो हम वाइब्रेंट विलेज बोल रहे हैं बनाने के लिए, तो वाइब्रेंसी कैसे लाएं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह पाएँ। तो वो दोनों के बीच की लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, बस वही तो असली प्लानर्स का दिमाग और विचार, यही तो आना चाहिए। उसी में उनका कंसिडरेशन होना चाहिए कि अच्छा है कि खराब है आदमी। सर, केदारनाथ में सबसे प्राइमरी चैलेंज ये था कि किसी भी तरह अगले साल यात्रा सुचारू की जाए और पूरा एरिया जो बह गया था उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। यहाँ पे आपने बताया कि रोड कंस्ट्रक्शन यहाँ भी एक प्रायोरिटी है, कि क्योंकि यहाँ तो बॉर्डर एरिया भी है, उस वजह से भी वो एक प्रायोरिटी है। आपने ग्राउंड सिचुएशन देखी है और आपको केदारनाथ के एक्सपीरियंस के हिसाब से टाइमिंग का भी थोड़ा अंदाज़ा है। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोड कितना समय लगेगा कि रोड गंगोत्री तक बना ली जाएगी? एटलीस्ट इस मतलब जैसी रोड थी उतनी अच्छी नहीं भी हो तो भी गाड़ी थ्रू करवाने लायक। मेरे को ऐसा लगता है कि चैलेंज जो है ना ऊपर नहीं है, चैलेंज है नीचे डबरानी वाली साइड में। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे नदी का स्पैन चौड़ा है, वहाँ पे ना लिमिटेशन है रोड को कितना आप प्ले कर सकते हो, अंदर की तरफ काट सकते हो या कैसे ब्रिजिंग कर सकते हो या रिफिलिंग कर सकते हो। यहाँ पे तो खाली आपने 2-3 चीज़ें देखनी है। एक तो झील को कैसे आप
फ्री करो पानी के प्रेशर को। दूसरा आपने देखना है कि कैसे धराली वाले एरिया में आप इतना मूवमेंट कराने का रोड को प्लान करो अभी फिलहाल कि यात्रा का जो सीज़न है वो पूरा चल सके, जिसमें आस्था भी रहे और रोजगार भी रहे लोकल लोगों का। और तीसरा है कि बीच बीच में कहीं पे बोल्डर्स वगैरह आ रहे हैं, उनको आपने साफ करते रहना है। इसके साथ साथ लेकिन जो प्लान आपका जो शुरू होना चाहिए, मान लो विंटर्स में शुरू करेंगे आप, उसकी सारी तैयारियां अभी होनी चाहिए, जिसमें कि दोबारा से ये जगह कितनी सेफ है, लोगों से नेगोशिएट करना, लोगों की ज़रूरत को समझ करके उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ऑल्टरनेट हमारे पास और क्या प्लान्स यहाँ के हैं, जैसे अभी वहाँ से ना मान लो हमारे रास्ते नहीं खुले, ऊपर के खुल गए, जो मैं कह रहा हूँ ये डबरानी के ऊपर के, लेकिन नीचे का रास्ता नहीं खुला। अब तो एप्पल कटने वाले हैं, अब वो सारी फसल तो फेल नहीं हो सकती। 2013 में ऐसे हुआ था। तो उसके लिए टेम्पररी कैसे हम वो स्टॉक्स बना सकें, हाउसेस बना सकें, होते हैं ना कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पे कि फिलहाल ये रखे जा सकें, सो दैट इसको हम बचा के रख पाएं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रायोरिटाइज करके साइमल्टेनियसली काम को लेकर के चलना है। और जब एक बार ये खत्म हो जाता है तो उसके बाद में फिर इनको चीज़ों को किसी और में कन्वर्ट कर दिया जाए। गांव वालों के लिए वो शादी हाउस बन सकता है, कुछ हो सकता है। एक बड़ी और भी चीज़ है वहाँ पे, इतना मलबा है, इतना मलबा हटा के आप डालोगे कहाँ पे? पहाड़ में वही लिमिटेशन है। तो अभी मैं जब यही सोच रहा था तो मेरे पास एक दो लोकल लड़के आए, वो कहते हैं सर इसमें सोचने की क्या बात है, ये तो नेशनल हाईवे 4 लेन जब बन रही थी, प्लान जो चल रहे थे, तो उस टाइम पे भी तो उन्होंने सोचा होगा कि आप उनसे चेक करोगे क्या। तो हमने गांव वालों से ही पूछा कि 4 लेन जब बन रही थी तो क्या, कहते 1 किलोमीटर आगे, वहीं से मेरे को लेके गए वो, इससे धराली से 1 किलोमीटर आगे, उसे वो बोल रहे हैं डंपिंग ग्राउंड 6। अच्छा, धराली से टुवर्ड्स गंगोत्री। अच्छा यार वहाँ तो इतना बढ़िया है, वहाँ पे ना स्पेस है, वहाँ पे उनका वो भी है, जहाँ पे जैसे डेथ होती है तो जलाने के लेके जाते हैं, घाट है। हाँ, कहते हैं इसको आप क्या बोलते हैं, इस यहाँ पे मलबा डालो। इसके 2-3 एडवांटेज लोकल बता रहे हैं मेरे को, मतलब बगैर वैज्ञानिक के मैं वैज्ञानिक बन गया उनसे। कहते हैं यहाँ पे हमारा घाट जो है और बढ़िया हो जाएगा। बीच में बात हो रही है कि अभी फ्यूचर में वो आएगी, अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगी जो यहाँ से लेकर के और अपना गंगोत्री तक जाएंगी। कहते हैं उसकी पार्किंग बन जाएगी यहाँ पे। कहते हैं ये जोन ही पूरा का पूरा, और फॉरेस्ट की क्लियरेंस है इसमें, तो ये जोन ही पूरा का पूरा इस तरीके से डेवलप हो सकता है। कई बार हम ना प्लान बनाते हुए, मैं नवीन सर को भी बोलूंगा, सुन रहे होंगे अगर, आपका तो सुनेंगे वो, हेमंत को भी बोलूंगा, लोकल्स को भी सुनने की जरूरत है, तो अपने आप चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। अब मैं टाइमिंग का थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था कि ये कितना टाइम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गाड़ी थ्रू हो पाएगी पूरा गंगोत्री तक अभी की सिचुएशन? देखो ये कह नहीं सकता हूँ, मतलब पिन पॉइंट नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे को ये लगता है कि जैसे सितंबर, अभी अगस्त तो चल ही रहा है, 15 अगस्त हो गया, तकरीबन 15 सितंबर तक सीजन यहाँ पे ऐसा हो गया है कि बरसात ना रुक जाती है, और दोबारा से जो यात्रा है, चारधाम यात्रा, वो अपना मोमेंटम पकड़ना शुरू करती है। तो हमें 15 सितंबर तक टारगेट लेना चाहिए, मतलब लगा लो 10 सितंबर तक, कि चारधाम यात्रा का मूवमेंट हो सके, मतलब यात्रा के कंटेक्स्ट में। उसके आगे तो वैसे भी फौज है ना, फौज तो अपना करके वो कर ही लेगी, लेकिन फौज को हम चारधाम यात्रा के यूटिलिटी के लिए कैसे अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर सकें, वो एक प्लान की जरूरत है। वो मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरी यहाँ पे सेंट्रल कमांड है, सेंट्रल कमांड से भी बात हो रही है। वो खुद ही ज़्यादा ऑब्वियसली ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो उनकी भी विचार रहते ही हैं ऑब्वियसली सोसाइटी को वो करने के। इसके साथ में हम कैसे जो लोकल्स हैं, लोकल्स की प्रॉब्लम, उनकी ज़रूरतें, उनको समझ करके उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्लान कैसे बना सके, कि क्या उसी जो 400 मीटर या 450 मीटर का जो स्पैन है, जिसमें कि पहले पूरी टाउनशिप होती थी धराली, क्या वहीं पे उनका रोजगार के लिए कोई जरिया बनना है? क्या कुछ लोगों ने लंका में शिफ्ट होना है? क्या कुछ लोग ऊपर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होना चाहते हैं नए धराली में? ये सब हमारे इस पीरियड को, टाइम को बचाने के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। और वो नेगोशिएशंस भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स से चल रहे हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स से नेगोशिएशन मतलब चल तो रही है। अब उनको फ्रूटफुल बनाने के लिए ग्राउंड पे भी अमल करने की जरूरत है, जमीन पे दिखाने की जरूरत है। और सबसे ज़्यादा जो भावना वहाँ पे, जैसे ये मंदिर है, मंदिर को हमें दोबारा से रिवाइव करना ही करना है, क्योंकि वो तो हम सबकी एक वो रहती है ना फेथ में, कि हमारा देवता अगर यहाँ है तो हम भी यहाँ पे रहने में सेफ रहेंगे। और बाकी जुयाल सर और
आपको और मेरे को ट्रैक करके ऊपर भी जाना चाहिए जी। ताकि ऊपर से दिखे कि कैसे दिख रहा है वहाँ पे। इस इंटरव्यू को रैप कर रहे हैं, उससे पहले बस आपके लास्ट कमेंट्स की ये अभी रिसेंटली आप जब होके आए ग्राउंड से, तो इस डिस्कशन में अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हों और आप उनको पिन पॉइंट करके बताना चाहते हो तो आपके कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए। देखो, मैं यही बोलना चाहूँगा कि नेचर की जो पावर है उसके अगेंस्ट तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने को तैयार करना है, नेचर को रिस्पेक्ट करते हुए। हमें अपने जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के जो प्लान्स हैं वो खाली कागज़ों पे नहीं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए बनाना है। प्री डिज़ास्टर लोकल्स की क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, डिज़ास्टर के बाद में क्या क्या इफेक्ट जो पहले से ही हमारे प्लान में होने चाहिए, और उसके साथ में जो लोकल्स के विचार हैं और जो गवर्नमेंट का जो एक तरीका है उसकी ब्रिजिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उसे करने वाले कुछ लोग होने चाहिए ताकि इन दोनों की बातें वो जो बीच के जो मीडिएटर्स हैं वो अच्छे तरीके से कन्वे कर सकें। थैंक यू सो मच सर, आपने बारामासा को समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कर्नल कुठियाल, जो अभी वहाँ पर रीडेवलपमेंट जो धराली का होना है उसके लिए राज्य सरकार ने उनको जिम्मेदारी दी है, और जैसे कि केदारनाथ के रिकंस्ट्रक्शन में उनका एक अहम रोल रहा, वैसे ही धराली में भी अब रहने वाला है। हमने अपनी ऑडियंस को ये भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए बताया था कि इसके धराली में आई आपदा के क्या साइंटिफिक रीजंस रहे हैं, क्या जियोलॉजिकल रीजंस रहे हैं, और कितने इंडिकेशंस हैं उसके बारे में हमने कहा था कि हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। तो बहुत जल्द हम कुछ एक्सपर्ट से, और जिनका हमने जिक्र किया हेमंत धानी जी से, उनसे भी बातचीत करेंगे और आप तक वो बातचीत पहुंचाएंगे। तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा बारामासा।